नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात महाराष्ट्र की राजनीति में शय और मात की शतरंज की बिसात पर। चालें चली जा रही हैं। उद्धव के एक के बाद एक प्यादे अपना पाला बदल रहे हैं। शय और मात के खेल को देखकर लग रहा है कि शिंदे की चाल से उद्धव का खेल खत्म हो सकता है, लेकिन बीते 48 घंटे में शरद पवार की एंट्री से शय और मात का पूरा गणित बदल सकता है। नंबर गेम में बिछड़ने के बावजूद शरद पवार की सियासी चाल ने उद्धव ठाकरे के लिए आखिरी रास्ता खोज आया है। कैसे, आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। परवा मी बोललो आणि मी वर्षा सोडला आणि माझ्या मातोश्रीमध्ये आलो. म्हटलं मी जिद्द सोडणाऱ्यातला नाहीये, मी मोह सोडला पण जिद्द नाही सोडणार मी कधी. आणि ज्या गोष्टी आपल्या नाहीतच त्या सोडायचा मोह हा असू नये का? दुःख आहे हे आपल्या सगळ्यांचं एक आहे, बरोबर? काही असेल तर आपण महाराष्ट्र के महासंग्राम में शरद पवार एक्टिव हुए। चंद घंटे के अंदर सियासी घटनाक्रम की तस्वीर बदलने लगी। सत्ता परिवर्तन की जिस स्क्रिप्ट को बहुत दमदार माना जा रहा था, उसी सियासी स्टोरी में सस्पेंस की एंट्री हो गई, यानी नया खेल शुरू हो गया। चंद घंटे पहले तक जो मैच एक तरफा लग रहा था, वही अब आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक चलेगा, ऐसी तस्वीर बनने लगी है। यानी उद्धव ठाकरे की सियासी जीत और सियासी हार के बीच में अब शरद पवार खड़े हैं। संदेश साफ है, महाराष्ट्र के सियासी ग्राउंड का मैच अपने ही कायदे कानून से चलेगा। ऐसा क्यों, आप शरद पवार के दो बयान से समझ सकते हैं। जिन्हें उनके पार्टी की मीटिंग बुलाई है और वो आज सुबह बैठने, अभी जो आफ्टरनून में बैठने वाले हैं, एक बैठने के बाद एक बार इनके इंटरनल डिस्कशन हो जाएगा तो हम इनसे बात करेंगे। आज ये इशू एनसीपी का इंटरनल इशू नहीं है, ये शिवसेना का इंटरनल इशू है। सरकार माइनॉरिटी में है या नहीं, ये एस्टेब्लिश करने का रास्ता विधानसभा है। विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट हो जाएगी तो पता लगेगा कि ये सरकार मेजॉरिटी में है। 21 जून पवार दिल्ली में थे और भूचाल महाराष्ट्र की सियासत में आया। पवार ने पहले 48 घंटे तक बगावत का असेसमेंट किया, नंबर गेम समझा, शिंदे की ताकत का आकलन किया। जैसे ही होमवर्क पूरा हुआ, शरद पवार ने ऑपरेशन शिंदे शुरू कर दिया। असर फौरन दिखने लगा। जब तक एग्जैक्टली क्या इशू है और कैसे रिजॉल्व करना, इसमें शिवसेना की गाइडलाइन हमें मिलती नहीं, तब तक इसे हम कुछ कदम उठाना ठीक नहीं। कंट्रोल रूम में शरद पवार क्राइसिस मैनेजर बनकर बैठे हैं। इसका मतलब महाअघाड़ी के साथ साथ बीजेपी को भी बखूबी पता है, क्योंकि राजनीति के अखाड़े में मोदी और शाह से सजी पूरी टीम को साल 2019 में पवार ने चारों खाने चित कर दिया था। सियासत के धुरंधरों को मुंह की खानी पड़ी थी। वो साल 2019 था और ये साल 2022 है। तब पार्टी अपनी थी और बागी भतीजा था। अब पार्टी गठबंधन की है, साथ ही शिवसेना है और इलाज बागी शिंदे एंड कंपनी का करना है। मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। ये कहानी तो आपने देख ली। देश की राजनीति हो या महाराष्ट्र की, शरद पवार का सिक्का सबसे खरा माना जाता है। कई ऐसे मौके आए जब शरद पवार को पहाड़ जैसी चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन अपनी सूझबूझ सटीक रणनीति के दम पर पवार ने हर चुनौती को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना लिया। लेकिन इस बार चुनौती है उद्धव सरकार को बचाने की। तो क्या शरद पवार का ट्रैक रिकॉर्ड इस बार भी सही साबित होगा, या फिर शय और मात के खेल में शिंदे बड़ा उलटफेर कर देंगे? जिन लोगों को लग रहा है कि गुवाहाटी में शिवसेना के 2/3 बागी विधायक तो शिंदे के साथ हैं, यानी उद्धव का गेम ओवर पक्का है, तो उन्हें शरद पवार के पावर गेम को समझना चाहिए। तारीख 21 जून, शिवसेना का अंदरूनी मामला, शरद पवार की एंट्री। तारीख 23 जून, कीमत चुकाएंगे सभी बागी। तारीख 22 जून, शिवसेना डिफेंसिव, शरद पवार की एंट्री। तारीख 23 जून, शिवसेना आक्रामक। तारीख 22 जून, उद्धव पवार मीटिंग, शरद पवार की एंट्री। तारीख 23 जून, डैमेज कंट्रोल। तारीख 22 जून, इस्तीफे की अटकलें, शरद पवार की एंट्री। तारीख 23 जून, फ्लोर पर होगा फैसला। तारीख 22 जून, शिंदे के सामने सरेंडर।
शरद पवार की एंट्री। तारीख 23 जून, एकजुट महाआघाड़ी। ये शरद पवार का माइंड गेम है। पार्टी शिवसेना है, लेकिन कंट्रोल रूम की कमान संभाली तो संदेश बागियों तक पहुंचा दिया। गुवाहाटी में बैठे शिंदे को भी पता है पवार कौन है। अब कल हमने सुना कि शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने शायद सुनी होगी। उन्होंने कहा कि जो बगावत करने वाले हैं उनको भुगतना पड़ेगा उसका नतीजा। पवार कह रहे हैं कि अभी भी आपके खेमे में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो उद्धव ठाकरे से संपर्क में हैं और आपकी बगावत पर उन्होंने सवाल उठाए हैं कि बीजेपी का समर्थन है आपके बगावत को। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे से बीजेपी की कोई संपर्क नहीं है। और पवार साहब हमारे लिए बड़े नेता है महाविकास आघाड़ी में। उनके मार्गदर्शन में महाविकास आघाड़ी काम कर रही है और मेरे लिए पवार साहब भी आदरणीय व्यक्तिमत्व है। अभी उनकी बात उन्होंने कही है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जो विधायक है पूरी तरह स्वेच्छा से अपनी मर्जी से आए, वैसा उन्होंने एफिडेविट भी यहाँ पर दिया हुआ है। यही है शरद पवार का स्टाइल। किसी को चैलेंज देते नहीं, लेकिन जब चुनौती मिलती है तो आखिरी दम तक पूरी शिद्दत के साथ लड़ते हैं। यही वजह है संकट उद्धव ठाकरे की पार्टी पर है, लेकिन संकट से उभारने का जिम्मा खुद संभाल लिया। बीते 2 दिनों में उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार ने 2 मीटिंग की। पहली मीटिंग के बाद उद्धव ठाकरे ने 4 बड़े कदम उठाए। पहला संबोधन किया, दूसरा सरकारी बंगला छोड़ा, तीसरा पार्टी कैडर से सीधा संवाद शुरू किया और चौथा सरेंडर करने की बजाय योद्धा की तरह लड़ना। दूसरी मीटिंग का असर जल्द दिखेगा। ते ठीक आहे, त्यांना हवे असतील पण आम्हाला तुम्ही नको। मग मला हेच म्हणायचंय की समजा माझ्या लोकांना, म्हणजे मी माझं म्हणतोय ते मला आता माझं आपलं मानतात की नाही मला माहिती नाही, कारण ते माझ्या समोर नाहीयेत। तर तुम्ही इथे येऊन बोलायला काय हरकत होती? सुरतला जाऊन बोलण्यापेक्षा, आणखीन कुठेतरी जाऊन बोलण्यापेक्षा सरळ समोर यायचं आणि सांगायचं की उद्धवजी तुम्ही कारभार करायला नालायक आहात, हे कोविडच्या काळातले टॉप 5 वगैरे सोडून द्या, आम्हाला तुम्ही मुख्यमंत्री पदी नको। ठीक आहे, चला मी उठतो आणि आज सुद्धा मी तुम्हाला सांगतो। शरद पवार जब कंट्रोल रूम में बैठे हों तो कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं। अगर कंफ्यूजन है तो उसे चुटकी बजाते दूर कर दिया जाता है। बीते दिन संजय राउत ने महाआघाड़ी गठबंधन छोड़ने का ऑफर दिया था। बयान आया तो टिप्पणी आई। इथे बसून पत्रव्यवहार करू नका। इथे मोबाईलवर, व्हॉट्सअपवर किंवा अन्य ट्विटरवर आपण पक्के शिवसैनिक आहात, आपण शिवसैनिक असल्याचं सांगताय। त्या सरकारमधून महाविकास आघाडीतून शिवसेना बाहेर पडायला तयार आहे। तुम्ही इथे येण्याची हिंमत दाखवा, समोर उद्धव साहेबांसमोर या आणि भूमिका मांडा। नक्की तुमच्या भूमिकेचा विचार होईल। 24 तासात परत या। बात बिगड़ती उससे पहले डैमेज कंट्रोल हो गया। सबसे पहले एनसीपी ने खुला ऐलान कर दिया कि आखिरी वक्त तक शिवसेना के साथ खड़े हैं। हम आखिर घड़ी तक शिवसेना के साथ उद्धव ठाकरे साहब जी के साथ खड़े रहेंगे। हमारे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी के पीछे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सब विधायकों ने उनको सपोर्ट देने का। आज संजय राउत ने शरद पवार से मुलाकात की और बाहर निकले तो तेवर एकदम बदले हुए थे। देखिए, संख्याबल ज्यादा हो सकता है कागज पे। अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे टेक्निकल बातें ज्यादा मालूम नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ये एक्शन चल रही है। बगावत चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उससे निपटने की रणनीति तय करती है कि रिजल्ट क्या आएगा। जब पिच पर मोर्चा खुद शरद पवार ने संभाल रखा हो तो सियासी मैच में कुछ भी हो सकता है। मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें मातोश्री में बैठक चल रही है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, संजय राउत, कई सारे लोग उस बैठक में मौजूद है और ये माना जा रहा है कि आगे की रणनीति बनेगी यहीं पर, क्योंकि ये भी खबर आई थी कि शरद पवार इस्तीफे की भी बात कर सकते हैं, उद्धव को इस्तीफे की सलाह दे सकते हैं शरद पवार। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। मौसमी सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त मातोश्री के बाहर से हमारे साथ जुड़ रही है। मौसमी, क्या शिंदे गुट के पास संख्या बल है, ये कहते हुए शरद पवार समझा सकते हैं उद्धव ठाकरे को कि इस्तीफा देना चाहिए? क्या कुछ हो रहा है इस वक्त वहां पर? देखिए अंजना, ये बात तो दो टूक साफ है कि
जिस तरह से जो भीतर खाने से खबर मिली है कि अब शिवसेना के तेवर जो है, उद्धव सेना के तेवर तीखे नजर आ रहे हैं। और उसका सबूत ये है कि पिछले 2 दिन से हम यहाँ पहरा दे रहे हैं और एकाएक बसों में भर के शिवसैनिक सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और पीछे हमारे मातोश्री है, जहाँ पे पहले शरद पवार, अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के नेता पहुंचे, प्रोटोकॉल का पालन करने के आदी हैं और पारंपरिक रूप से करते आए हैं। शरद पवार पुराने राजनीतिज्ञ हैं और सीएम से मिलने खुद वो मातोश्री आए, जो बहुत बार नहीं हुआ है अंजना। तो जाहिर तौर है आमने सामने कुछ बात करनी थी। और उसके बाद शिवसेना के तमाम सांसद, संजय राउत, विनायक राउत, सदानंद, प्रियंका चतुर्वेदी और तमाम संजय लोखंडे, ये सब तमाम लोग आ चुके हैं यहाँ पे और वो मुलाकात कर रहे हैं, बैठक हो रही है और इंतजार में शिव सैनिक यहाँ बाहर। बारिश हो रही है, इसके बावजूद भी शिव सैनिक रुके हुए हैं, क्योंकि लगातार जो पुलिस का पहरा बढ़ा है वो अपने आप में संकेत है कि क्या शिव सैनिक मुंबई में सड़कों पर निकल कर अब आएंगे। जो आक्रामक तेवर एकाएक उद्धव ठाकरे के कैंप ने इख्तियार कर लिया है कि मुंबई आओ, तब असली अग्नि परीक्षा होगी। बिल्कुल मौसमी मानसून का महीना है और खतरे के बादल मातोश्री पर इस वक्त, लेकिन दूसरी तरफ गुवाहाटी में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। विधायकों का यहां पर सूखा है लेकिन वहां पर बारिश हो रही है। मौसमी सिंह बने रहिए हमारे साथ, जल्दी से आपको दिखा देते हैं। अब तक आपने बागियों को लेकर, जो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत जो नरम रुख दिखा रहे थे, उन्होंने सरकारी आवास वर्षा तक छोड़ दिया। अचानक उनमें अब तल्खी आ गई है। कैसे आ गई है तल्खी? क्या इसके पीछे भी कोई गेम प्लान चल रहा है? क्योंकि संजय राउत बेधड़क कह रहे हैं कि विधायक टूटने से पार्टी नहीं टूटती। उद्धव इमोशनल कार्ड के साथ कड़क भी बोल रहे हैं, जबकि आदित्य ठाकरे ने भी साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि ज्यादा बोली लगी तो उन्होंने हमें छोड़ दिया। आखिर महाराष्ट्र की सियासत में ये कौन सी खिचड़ी पक रही है, जबकि बीजेपी अब तक खामोश है? आता मी काही टिश्यू लावते, काही रडत बिडत नाहीये. मला कोविडमुळे जरा डोळ्यातून थोडं पाणीचं दाग कधीतरी गळते. शिवसेना के विधायकों को तोड़कर एकनाथ शिंदे गुवाहाटी के होटल में बैठे हैं और हिम्मत संजय राउत दिखा रहे हैं। देखो, सरकार बचेगी जब ये विधायक मुंबई में आ जाएंगे, हमारे सामने आ जाएंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर आ जाएंगे, तब नजारा आप देख लीजिए। 55 में से शिवसेना के 38 विधायक लेकर होटल में एकनाथ शिंदे बैठे हैं और संजय राउत कह रहे हैं विधायक टूटने से पार्टी खत्म नहीं होती है। देखिए, हमारे पास अब 55 विधायक विधानसभा में है। उसमें से मैं मानता हूं सभी विधायक चले गए, जाने दो। कागज पे विधायक जाने का मतलब पार्टी खत्म हो गया ऐसा नहीं होता है। विधायक चले जाते हैं, पार्टी खड़ी रहती है, वापस विधायक चुनकर लाते हैं। 2 बार बगावत हुई है, नारायण राणे ने बगावत की, छगन भुजबल ने बगावत की, उनके साथ भी विधायक चले गए, लेकिन चुनाव में उसमें से एक भी विधायक वापस चुनकर नहीं आया महाराष्ट्र में। उनकी पॉलिटिकल करियर खत्म हो गई। इस बार भी जो विधायक रहेंगे उनके साथ, समझ लीजिए उनकी पॉलिटिकल करियर खत्म हो गई। शिवसेना से बागी तेवर दिखाकर विधायक एकनाथ शिंदे के खेमे में गए हैं और संजय राउत कह रहे हैं केंद्रीय एजेंसियां उनके विधायकों को धमका रही हैं। जिस तरह से ईडी ने इंटरेस्ट लिया था ये सरकार तोड़ने में और नई सरकार बनाने में, 17 हमारे एमएलए हैं जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई इस दरमियान शुरू हो गई। उनको धमकाया गया। मुंबई से उनको ईडी का एक अफसर और बीजेपी का एक अधिकारी, एक नेता, ईडी का अफसर ने उसके कब्जे में देते थे एमएलए और बोलते थे सूरत में जाइए, गुवाहाटी में जाइए। एकनाथ शिंदे होटल में उद्धव सरकार के गिराने का दम भर रहे हैं और संजय राउत कह रहे हैं कि खेल बीजेपी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये जो खेल शुरू किया है, ये जो आग लगाई है, इस आग में जलने वाले वही है। करीब 120 घंटे से महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल मची हुई है।
अभी तक शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे, संजय राउत और आदित्य ठाकरे जो नरम रुख दिखा रहे थे, अचानक से वो गर्म होने लगे हैं। आखिर इसके पीछे का सच क्या है? बात आगे बढ़ाएं। शिवसेना से टूटे हुए विधायकों के लिए संजय राउत की एक धमकी और सुन लीजिए। महाराष्ट्र की जनता सड़क पर उतर गई है। आज 10 जगह पे जो विधायक चले गए, उनके घर पर, उनके कार्यालय के ऊपर बड़ी संख्या में लोगों ने मोर्चा निकाला है, आंदोलन किया है। ये तो एक स्टेप है, आगे आगे देखो क्या होता है। आपने अभी तक संजय राउत की भाषा देखी, बर्ताव देखा, बात करने का तरीका देखा। यकीनन ये संजय राउत चाहते होंगे कि उनका ये मैसेज शिवसेना के उन सभी विधायकों तक पहुंच जाए जो बागी होकर एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी के होटल में जाकर बंद हो गए हैं। आपने संजय राउत को सुन लिया, अब उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। जी हां, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी की मीटिंग में इमोशनल कार्ड खेल दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो लोग ये कहते थे कि हम मरने के बाद भी शिवसेना नहीं छोड़ेंगे, आज वो मरने के पहले ही हमें छोड़कर क्यों चले गए। उद्धव ने कहा कि ये तमाम लोग जी कर दिखाएं। उद्धव ठाकरे ये भी कहते हैं कि विधायकों ने उस शिवसेना को तोड़ने का काम किया है जिसे बाला साहब ने बनाया था। रक्ताचं पाणी करणारी शिवसैनिक पैसे। उद्धव ठाकरे ने मीटिंग में ये भी कहा, जो सूखे पत्ते हैं उन्हें जाने दो, फिर से हरे पत्ते आएंगे। परवा मी बोललो आणि मी वर्षा सोडला आणि माझ्या मातोश्रीमध्ये आलो. काही जणांचे मला फोन आले, आजही येत आहेत की उद्धवजी तुम्ही वर्षा सोडायला नाही पाहिजे होतं. म्हटलं का? नाही, लोकांना असं वाटतं तुम्ही जिद्द सोडली. म्हटलं मी जिद्द सोडणाऱ्यातला नाहीये, मी मोह सोडला, पण जिद्द नाही सोडणार मी कधी. कदापि जिद्द नाही सोडणार. आणि ज्या गोष्टी आपल्या नाहीतच त्या सोडायचा मोह हा असू नये का? एकनाथ शिंदे पर अभी तक चुप रहने वाले आदित्य ठाकरे भी बोल रहे हैं। जी हां, आदित्य ठाकरे ने भी एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सत्ता आती जाती रहती है, हमें सत्ता का लालच नहीं है, हमें किसी बाहरी ने नहीं बल्कि परिवार के सदस्य ने धोखा दिया है। ज्यादा बोली लगी तो उन्होंने हमें छोड़ दिया। आणि सत्तेचं पण तुम्हाला सांगतो मी, आता आपली सत्ता आहे, आकडे आहेत ते तर राहणार, आणि आकडे विधिमंडळात जसं राऊत साहेबांनी सांगितलं असतात नसतात, सत्ता येत असते जात असते, हे सगळ्यांबरोबर होत असतं. उद्धव साहेब बोलले काही सांगू नका कोणाला, जे लोकांना वाटेल ते लोक करतील, कारण लोकांच्या भावना आपल्या सोबत आहेत. आपण चांगलं केलं, कोणाचं वाईट केलं नाहीये, हे लक्षात ठेवून पुढे जाऊ. भले ही शिवसेना से बागी होकर एकनाथ शिंदे विधायकों के साथ गुवाहाटी के होटल में बैठे हों, लेकिन उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत की सारी बातें उनके कानों में भी पहुंच रही हैं। अब एकनाथ शिंदे क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। कल 12 डिस्क्वालिफिकेशन के पिटिशंस फाइल किए गए हैं शिवसेना की तरफ से। इन पिटिशंस को देखते हुए आपका आगे का रवैया क्या रहेगा? माइनॉरिटी में जो लोग हैं उनको कार्रवाई करने का, डिस्क्वालिफिकेशन करने का अधिकार ही नहीं है, और मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं किया, इसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस देने का कोई अधिकार नहीं। ये सिर्फ डराने की बात है, ये डराने की चेष्टा है, और इसलिए ये शिवसेना के जितने हमारे पास एमएलए है, निर्दलीय है, उन्होंने कहा है कि ऐसी एक नोटिस नहीं 10 नोटिस आएंगे तो भी हम लोग डरने वाले नहीं, क्योंकि आप कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान तगड़ा छड़ा है और इस घमासान में बीजेपी खामोश है, लेकिन हर कोई बीजेपी की खामोशी की वजह जानना चाहता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे का बागी होना और शिवसेना के विधायकों को तोड़ना आखिर ये किसकी स्क्रिप्ट का हिस्सा है? आज तक ब्यूरो। किसकी स्क्रिप्ट का हिस्सा है ये शायद अंत में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आपको लिए चलते हैं ये पता लगाने के लिए कि जो बैठक मातोश्री में चल रही है उसमें क्या कुछ निकल रहा है, क्योंकि इस वक्त भी उद्धव ठाकरे, शरद पवार, संजय राउत, बहुत सारे नेता मौजूद हैं। साहिल, क्या खबर आ रही है इस बैठक से? खबर आई थी कि क्या उद्धव ठाकरे को इस्तीफे के लिए शरद पवार कह सकते हैं, क्या इस खबर में दम है? देखिए, सीधे इस्तीफे के लिए तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी ये लड़ाई कानूनी लड़ाई भी होती जा रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के डेप्यूटी स्पीकर ने शिवसेना का दावा मान लिया है और कहा है कि आपने जिस एकनाथ शिंदे को निकालकर जिनको लीडर ऑफ पार्टी बनाया हुआ है, लेजिस्लेटिव पार्टी का नेता बनाया हुआ है, उसकी बात उन्होंने मान ली है, तो जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे इस बात को अदालत में चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि वो अपना अलग गुट नहीं बनाना चाहते, वो चाहते हैं कि उनका गुट असली शिवसेना लेजिस्लेटिव पार्टी के रूप में महाराष्ट्र की विधानसभा में जाना जाए। इसकी कोशिश अब उनकी तरफ से होगी। वो अलग गुट से समाधानी नहीं होने वाले, ये मामला अदालत में जाएगा, ये बात साफ हो गई है।
एक तरीके से शरद पवार ने आज दोपहर को जो मीटिंग की है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के सारे बड़े नेता उसमें मौजूद थे, उसमें प्रफुल्ल पटेल थे, उसमें जयंत पाटिल थे और अजीत पवार भी थे। उनके सामने कहीं ना कहीं इस बात को सभी नेताओं ने माना कि नंबर्स उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है। सबसे पहली प्रतिक्रिया जो शरद पवार की आई थी दिल्ली से, उसमें उनका यह मानना था कि ठीक है 14-15 गए होंगे, कुछ लोग वापस भी आ जाएंगे, 19 में भी वापस आ गए थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे मामला अनफोल्ड होता गया और खास करके कल जब शरद पवार ने साफ शब्दों में कहा कि आखिरकार मुंबई आना है, उसके बावजूद भी मुंबई से 3 शिवसेना के विधायक सूरत के रास्ते चार्टर्ड फ्लाइट जो उनके लिए अरेंज किया था उसका सहारा लेकर वापस गुवाहाटी चले गए। इसका मतलब साफ है कि शिवसेना अपने विधायकों को साथ में रखने में नाकामयाब हो रही है। शिवसेना के पास वो नंबर्स नहीं है। ये बात उद्धव ठाकरे को समझाना कहीं ना कहीं जरूरी था। इसीलिए शरद पवार और पार्टी के नेता एक रियलिटी चेक वहां पर उनको दे रहे हैं। नंबर का गेम फिलहाल उनके हाथ में नहीं है। विधान भवन में, विधिमंडल में जो नंबर की जरूरत होती है वो फिलहाल उनके पास नहीं है। हाँ। सरकार चलाने के लिए जो नंबर चाहिए वो नंबर शायद उनके पास नहीं है। ठीक है। लेकिन क्या पार्टी वो बचा सकते हैं? क्योंकि कल शिवसेना ने नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुलाई है दोपहर को 1 बजे। आज की मीटिंग में शायद ये तय होगा कि अब जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, उसका आकलन करते हुए आगे क्या किया जा सकता है। बेवजह की लड़ाई करने का मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो हमको करना पड़ेगा। वो क्या करना है वो इस बैठक में तय होगा। धन्यवाद आपका साहिल इस तमाम जानकारी के लिए। महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे पर हमने शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी से भी बात की थी। आगे क्या होगा, बगावत से निपटने के लिए क्या रणनीति है, सुनाते हैं। एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में 38 शिवसेना के विधायकों का दम भर रहे हैं। ये 2/3 बहुमत से ज्यादा है। क्या शिवसेना और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार दोनों खतरे में है? प्रियंका जी। सबसे पहले कह दूं, ना शिवसेना खतरे में है, ना महाविकास आघाड़ी सरकार खतरे में है। ये जो बार बार 2/3 बगावती एमएलएस की बात की जा रही है, मैं कहूंगी कि शक्ति प्रदर्शन गुवाहाटी में दिखाने के बजाय, जहां पे वैसे ही असम बेहाल हो रहा है, 36 में से 32 डिस्ट्रिक्ट सबमर्ज्ड हैं फ्लड्स में, 101 जाने जा चुकी हैं, वहां के 5 सितारा होटल में बैठकर दिखाने की जरूरत नहीं है। कुछ भी उनको प्रूव करना है तो उनको मुंबई आकर प्रूव करना पड़ेगा। तो आप मुंबई आ जाइए, आप देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगा। ये पहली बार बगावत नहीं हुई है शिवसेना में, पहले भी हो चुका है और जब जब हुआ है हम और स्ट्रांग होकर आए हैं, क्योंकि शिवसैनिक हो, शिवसेना हो, वो बिल्कुल उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के साथ खड़ी है। लेकिन प्रियंका जी, समझना ये होगा कि वो वीडियो फुटेज जारी करते हैं जिसमें सारे विधायक सामने बैठे एकनाथ शिंदे के, उनके साथ नारेबाजी कर रहे हैं, उनको अपना नेता बता रहे हैं। ये गंभीर स्थिति है उद्धव ठाकरे के वर्चस्व के लिए, बल्कि शिवसेना में ठाकरे परिवार के लिए। क्या आप ऐसा नहीं मानती है? नहीं, मैं ये नहीं मानती हूं, क्योंकि यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखनी होगी कि इसमें से काफी एमएलएस को ये भी डराया गया था कि इनके ऊपर ईडी के जो छापे हैं खत्म नहीं होंगे और इनको सबको जेलों में डाला जाएगा। ईडी की फाइल्स बनावटी हो, केसेस हो, जो भी हो, इन पे केसेस ठोके गए थे, इस कारणवश इनको लेकर गए हैं। दूसरी बात, यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं किस तरीके से बहुत सारे एमएलएस जो हमारे साथ संपर्क में हैं, जो अभी भी वहां पे हैं, संपर्क में हैं, नहीं निकल कर आ पा रहे हैं। जैसे हमारे 2 एमएलएस आ गए थे, वो कह रहे हैं कि इनको ये कहा गया था कि हम लोग कुछ समय के लिए जाएंगे और हम लोग अपनी मांग रखेंगे। शिवसेना से निकलने का उनका कभी वो नहीं था, मंशा नहीं थी, पर इनको बहलाकर फुसलाकर ये बातें की गई। सूरत से फिर उनको बंदी बनाकर, ऑलमोस्ट बंदी बनाकर, बॉन्डेड लेबरर की तरह गुवाहाटी पहुंचाया जाता है। मैं पूछती हूँ किस तरीके का संविधान है, किस तरीके की प्रजातंत्र है। वीडियोज वो कुछ भी बना लें। आफ्टर ऑल आप भी जानती है, मैं भी जानती हूँ कि जो भी प्रूव करना होगा उनको मुंबई ही आकर प्रूव करना होगा। जो खुद माननीय मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि मुझे पद पे रहने की कोई वो मंशा नहीं है, ना मुझे सत्ते का प्यार है। आप आकर मेरे मुंह पर कह दीजिए कि आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, मैं रेजिग्नेशन देने को तैयार हूं। तो आप ना ही सामने आए हैं, ना फेस टू फेस डिस्कशन हुआ है, वहां से आप वीडियोस जारी कर रहे हैं, लेटर्स जारी कर रहे हैं। दे डू नॉट हैव एनी लीगल बेसिस टू स्टैंड अपॉन। लेकिन ये वीडियो देखिए, आप जो कह रही है वो बिल्कुल 100% सही है। जो भी होगा वो गुवाहाटी में नहीं हो सकता। मुंबई और महाराष्ट्र का मुकद्दर मुंबई में ही तय होगा और सदन में ही तय होगा। लेकिन ये वीडियो देखिए, इसमें आपको कौन डराया हुआ, दबा हुआ, बॉन्डेड लेबर लग रहा है? और ऐसे काम ही आपके विधायकों ने क्यों किया कि उनको ईडी का डर लगे?
उनको आज ईडी के डर से छिपना पड़े गुवाहाटी में? प्रियंका जी, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि ईडी का डर किसी को नहीं है, पर ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, वो नेशनल पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से देख लीजिए, ऑपोजिशन पार्टी लीडर्स के साथ देख लीजिए, वो एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी बन चुका है। सबसे पहली बात तो ये। रही बात दूसरी, आपने कहा वीडियो में आपको कहाँ ये बॉन्डेड लेबर दिख रहे हैं, आप अगर काश वो वीडियो भी दिखाती जहां सीआईएसएफ, गुजरात पुलिस, गोवा पुलिस सब मिलकर उनके दोनों के हाथ पकड़ पकड़ कर एमएलए को घसीट कर लेकर जा रही थी, ये कहाँ के प्रजातंत्र का उसूल है, कहाँ की डेमोक्रेसी का उसूल है? मैं फिर भी कहूंगी, मैं ये नहीं कहती हूं कि हमारे पार्टी में ये बड़ा रिबेलियन नहीं हुआ है, रिबेलियन हुआ है, पर रिबेलियन के पीछे किसने ये इंजीनियरिंग की है, किसने पूरा सहायता दी है, किसने पूरा सपोर्ट दिया है, वो आपके सामने भी है, हमारे सामने भी है। और जो खुद एकनाथ शिंदे जी ने वीडियो पे ऑन रिकॉर्ड कहा है कि एक सुपर पावर पार्टी है, नेशनल पार्टी है जो हमारे पीछे खड़ी हुई है, उसी से दूध का दूध का पानी हो जाता है कि एकनाथ शिंदे जी इस मंशा से नहीं कहते कि शिवसेना को बचाना है, वो इसी मंशा से कहते कि भारतीय जनता पार्टी का बल बढ़ाना है। और मैं ये भी कह दूं आपके माध्यम से, और अगर वो सारे एमएलए सुन रहे होंगे, इट इज अनफॉर्चुनेट कि ये सब डिस्क्वालीफाई होंगे, क्योंकि जब तक ये बीजेपी में नहीं मर्ज होते हैं तब तक इनकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। इन सबको वापस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आना होगा, तभी जाकर ये फिर से एमएलए रहेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन इज हैपनिंग वेदर दे हैव 2/3 नंबर्स और व्हाटएवर नंबर्स दैट दे आर क्लेमिंग। असली शिवसेना मर्ज विद द भारतीय जनता पार्टी। असली शिवसेना अब कौन कहलाएगी? 2/3 बहुमत वाली एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक हैं वो, या फिर जो उद्धव ठाकरे के साथ 13 से 18 विधायक बचे हैं वो? ये नैतिकता का भी तो सवाल बन जाता है ना प्रियंका जी, कहीं ना कहीं, कि आपके ज्यादातर विधायक आपको आंखें तरेर के गुवाहाटी से ये कह रहे हैं कि हमें महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में कांग्रेस एनसीपी के साथ नहीं जुड़ना है। अब ऐसे में असली शिवसेना कौन? असली शिवसेना वही शिवसेना है जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के साथ खड़ी है। ये सवाल बार बार शिवसेना से लगाए गए हैं, नारायण राणे जी की बगावत हो या राज ठाकरे जी की बगावत हो या पहले छगन भुजबल जी की बगावत हो, बार बार ये कहा गया कौन सी असली शिवसेना? शिवसेना एक ही है, उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना है जिसके पीछे सारे शिव सैनिक खड़े हुए हैं। दूसरी बात रही कि जो बात कर रहे हैं हिंदुत्व की, बाला साहेब की, वो बाला साहेब ठाकरे जी वो इंसान थे जो कहते थे, मुंह पे कहते थे, पीठ पे किसी के खंजर नहीं घोंपते थे, जो ये लोग ये फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात कहूंगी, हिंदुत्व की आड़ में ये लेटर लिखने वाले 2.5 साल हो गया, 2.5 साल में इन्होंने पूरा सत्ता का सुख भोगा। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, और आप देख सकती हैं हमेशा चीफ मिनिस्टर के साथ रहती है, पर चीफ मिनिस्टर ने इतना भरोसा जताया कि एकनाथ शिंदे जी इसको संभाल पाएंगे और एकनाथ शिंदे जी सबके लिए काम करेंगे। पर आपने उसमें भी आपने कमी और कमियां देखी, और हिंदुत्व का आप बात कर रहे हैं। यही एकनाथ शिंदे जी 2015-16 में कह रहे थे कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं काम करना है, मैं रेजिग्नेशन देने को तैयार हूं, पर शिवसेना को अपना गठबंधन उनके साथ तोड़ना पड़ेगा। तो कौन हिंदुत्व का झूठा चोला पढ़कर, बाला साहेब का झूठे मुंह से नाम लेकर ये इस तरीके की बगावत कर रहा हो, वो महाराष्ट्र की जनता जानती है, और महाराष्ट्र की जनता उस शिवसेना के साथ खड़ी है जो बाला साहेब ठाकरे जी ने बनाई थी और जो उद्धव बाला। तो ये आप देख रहे थे प्रियंका चतुर्वेदी से खास बातचीत, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि बैठक खत्म हो चुकी है। जो बैठक मातोश्री में चल रही थी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, तमाम अन्य नेताओं के साथ, मौसमी सिंह हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। बैठक खत्म हो गई है, कितनी देर चली, कितने लोग शामिल हुए मौसमी, और यहां से क्या खबर निकल कर आ रही है मौसमी? बैठक खत्म हो गई है, मुसीबत बरस रही है और उसका समाधान निकालने की कोशिश हो रही है। यही वजह है कि एनसीपी सुप्रीमो और शिवसेना सुप्रीमो मिल रहे हैं, और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब शरद पवार बाहर निकले तो पांचों के पांचों नेता जो है एक साथ एक गाड़ी में, चारों नेता बैठे हुए थे। अजीत पवार, जयंत पाटिल, प्रफुल्ल पटेल बैक सीट पे, और को ड्राइवर की सीट पे शरद पवार। तो आपको बता दें कि लगभग 1.5 घंटे अंजना ये बैठक चली है, और ये जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एनसीपी ये संकेत दे रही है कि शायद आगे कोई राह ना बची हो और इस्तीफे की स्थिति आ सकती है, हो सकता है उस पर चर्चा हुई हो। दूसरी बात यह है कि आगे की रणनीति कानूनी तौर पे
कैसे ये लड़ाई लड़ी जाएगी उस पर भी चर्चा हुई है, क्योंकि अब मामला डेप्यूटी स्पीकर पे आ गया और बीजेपी लगातार जिस तरह से शिंदे कैंप ने डेप्यूटी स्पीकर पर नो कॉन्फिडेंस का सवाल खड़ा कर दिया है, उसको लेकर भी, क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर एनसीपी का है, उसको लेकर भी चर्चा हो रही होगी। कुल मिला के ये लड़ाई अब लंबी चलने वाली है। बहरहाल अभी भी मातोश्री में शिवसेना सांसद उद्धव ठाकरे से मिल रहे हैं। बिल्कुल, और 2 घंटे चली बैठक। अब यहां के बाद जो अगला कदम होता है मौसमी शिवसेना का, उद्धव ठाकरे का, उस पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि वहां 42 आंखें तरे रहे हैं, 38 बताया जा रहा है शिवसेना के हैं और भी निर्दलीय हैं। कुल मिलाकर परिस्थिति अब ऐसी है कि या तो सदन को फिर से हो, अल्पमत बहुमत साबित करने की स्थिति हो, या फिर इस्तीफा, यही दिख रहा है इस वक्त। देखिए अंजना, एक चीज साफ है, देखिए ये बात मैं संजय से कहूंगी कि संजय दिखाएंगे। एक चीज साफ है कि ये जो अब आगे की लड़ाई है, शिवसेना एनसीपी चाहती है कि मुंबई की सियासी पिच पर लड़ी जाए। संजय जरा इधर दिखाइए। और ये इसके चलते आप देखिए जिस तरह से जल्द परिस्थितियां बदल रही हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि मुंबई पुलिस की बसें और वैन खड़ी हुई हैं। लगातार शिव सैनिकों का जमावड़ा उधर बढ़ रहा है, तो एक तरीके से लगातार स्ट्रैटेजी चेंज हो रही है। नरम रुख से सख्त रुख और हिदायत से अल्टीमेटम, और अल्टीमेटम खत्म होने के बाद शरद पवार कुछ ऐसी बात करने आए जो आमने सामने ही हो सकती थी उद्धव ठाकरे से। तो कल हो सकता है ये बदली हुई रणनीति जमीन पर नजर आए। बहरहाल अभी लगातार मजमा जमा है उद्धव ठाकरे के मातोश्री पे। बिल्कुल, मुसीबतों की बारिश भी कह लीजिए इसे। मातोश्री पे सब इकट्ठा हुए, कुछ चर्चा हुई, सब कुछ हुआ। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी दे रही थी जानकारी। शिवसेना में हुई बगावत के पीछे एकनाथ शिंदे सबसे बड़ा चेहरा है। दावा यही है कि 3 दर्जन से ज्यादा शिवसेना विधायकों का उन्हें समर्थन है। महाराष्ट्र दूर, गुवाहाटी में बागी विधायकों की परेड करा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अब बागी विधायकों के खिलाफ शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। बगावत और अदावत के बीच महाराष्ट्र से लेकर असम तक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये तस्वीरें कुर्ला की हैं, जहां पर शिव सैनिकों का आक्रोश बागी विधायकों के खिलाफ भड़का। कुर्ला के विधायक मंगेश कोडालकर के खिलाफ लोगों का विरोध जारी है। पहले शिव सैनिकों ने मंगेश कोडालकर के पोस्टर डंडे मारकर फाड़ दिए, वहीं आज उनके फोटो पर गद्दार लिखकर मोर्चा निकाला। इस मोर्चे में हजारों शिव सैनिक मौजूद रहे, जो विधायक मंगेश कोडालकर की बगावत को लेकर नाराज हैं। दरअसल मंगेश कोडालकर 2 दिनों पहले गुवाहाटी जाकर एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए हैं। ये तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां पर बागी शिवसेना एमएलए तानाजी सावंत के खिलाफ पार्टी वर्कर्स का गुस्सा भड़का। विरोध कर रहे शिव सैनिकों ने तानाजी सावंत को गद्दार बताते हुए नारेबाजी की। गुस्से की आग महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में भड़क रही है। ये तस्वीरें औरंगाबाद की हैं, जहां पर बागी विधायकों के खिलाफ शिव सैनिकों ने प्रदर्शन मार्च निकाला। विश्वास है कोई लोग इधर उधर जाने का प्रयास कर रहे होंगे, वो हमारे कलीग है, सहकारी है। उनको भी विनंती आह्वान हम बार बार करेंगे कि आप शिवसेना से ही जुड़े रहिए। आप पुराने सब कार्यकर्ता हैं, और इसलिए संभाजी नगर की जनता किस तरह शिवसेना के पीछे, ये आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें उस गुवाहाटी की हैं, जहां पर बागी शिव सैनिक होटल में डेरा डाले हुए हैं। इसी होटल के बाहर कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। नहीं चलेगा। बीजेपी मुर्दाबाद! बीजेपी मुर्दाबाद! Will not allow nasty politics, dirty politics in Assam. Eknath Shinde should go back immediately. Otherwise, he will face very dangerous
consequence. He should not disturb in this crucial time. Assam is Some people to be given relief. We don't want the money politics from Assam. We ask the Maharashtra people to go back to Maharashtra. गुवाहाटी में टीएमसी ने भी होटल के बाहर प्रदर्शन किया। मांग यही है, सैलाब में डूबे असम में मदद करने की बजाय सरकार बागी विधायकों की सेटिंग में लगी है। हम लोग का बाढ़ में जो आदमी मर रहा है, यहाँ जो घर बाड़ी सब जल गया है, तो उसको थोड़ा मदद चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, स्टेट गवर्नमेंट से भी। ये सब कुछ नहीं कर रहा है, आदमी को पूरा बुड़बक बना रहा है। तो अभी उसी लिए ये महाराष्ट्र का एमएलए लोग को यहाँ लाके यहाँ ये सब पॉलिटिकल ये करके रखा है, लेकिन यहाँ हम लोग का आदमी का क्या हो रहा है? पहले हम लोग का बाढ़ का सेंट्रल गवर्नमेंट एक पैसा भी नहीं दिया, स्टेट गवर्नमेंट कुछ मदद नहीं कर रहे हैं, आदमी लोग मर रहे हैं। उसी लिए ये हम लोग का ये डिमांड है कि ये सब बंद करो, ये पॉलिटिक्स वाला ये सब यहाँ जाके महाराष्ट्र में करो। ये महाराष्ट्र का ये यहाँ करने का कोई जरूरत नहीं है। ये तृणमूल कांग्रेस की ओर से अचानक यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है, जहाँ पर एकनाथ शिंदे के गुट के लोग ठहरे हुए हैं। होटल के बाहर तृणमूल कांग्रेस के कम से कम 20 से 25 लोग अचानक से झंडा लेकर एक तरह से गुरिल्ला वॉर की तरह यहाँ पर आ धमके हैं। और ये कल से ही तृणमूल कांग्रेस की ओर से लगातार असम सरकार पर प्रहार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस वक्त असम पूरी तरह से बाढ़ में डूबा हुआ है, ऐसे में जो रॉयल हॉस्पिटैलिटी दी जा रही है वो बिल्कुल भी गलत है। और उसी के मद्देनजर ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से अचानक शुरू हो गया है। आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ बगावत है, एक तरफ बवाल है और बीच में सवाल है कि आगे क्या होगा। राज्यपाल और डिप्टी स्पीकर की भूमिका क्या होगी? उद्धव ठाकरे सरकार का क्या होगा? क्या दल बदल कानून लागू होगा? क्या बागी विधायकों को अलग गुट में मान्यता मिलेगी? शिवसेना से बागी हुए एकनाथ शिंदे क्या कर सकते हैं? आइए देखते हमारी स्पेशल रिपोर्ट। शिंदे की तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। गुवाहाटी से शतरंज की बिसात पर ऊंट की चाल चल रहे हैं एकनाथ शिंदे। राजा शान से खड़ा है, प्यादा ही बेमौत मरा है। छल से भरे इस खेल में हर पल खतरा ही खतरा है। कब किस ओर से होगा हमला, ये नहीं किसी को भी पता है। मौका परस्ती के इस खेल में जाने ऊंट किस करवट चला है। महाराष्ट्र की सियासी बिसात पर जिस तरह से चालें चली जा रही हैं, उसमें इस बार राजा को उसका वजीर ही मात देने पर तुला है। हम बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की। मुंबई से सूरत और फिर गुवाहाटी तक जिस तरह से सियासी खेल चल रहा है, उस बिसात पर बाजी वजीर यानी एकनाथ शिंदे के हाथ में दिख रही है, जबकि शय और मात की बारी राजा यानी उद्धव ठाकरे की है। एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि अकेले शिवसेना से ही 38 विधायक उनके पास हैं और निर्दलीय रहे अलग से। अब महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच कानूनी लड़ाई भी शुरू हो गई है। शिवसेना ने 16 बागी विधायकों पर कार्रवाई के लिए डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। वहीं डिप्टी स्पीकर ने एकनाथ शिंदे की जगह अजय चौधरी को विधायक दल का नेता और सुनील प्रभु को चीफ व्हिप बनाने की मांग मंजूर कर ली है। तो यहाँ आना पड़ेगा, हमारे सामने आना पड़ेगा। शिवसेना के विधायक है तो हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं कि भाई आइए, तो यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरे खाकर मत घूमिए, महाराष्ट्र आपका है। क्या जरूरत है सब करने की? जो बातें आपके मन में है वो आप यहाँ हमारे सामने बैठकर, उद्धव जी के सामने बैठकर भी बात कर सकते थे। इसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी का सिक्योरिटी और सहारा लेना पड़ा सूरत से गुवाहाटी तक। ये लगता है ये कोई एक सच्चा शिव सैनिक का आत्मसम्मान नहीं है, ये मानता हूं मैं, ये प्रतिष्ठा नहीं है शिव सैनिक की। उधर बागी शिवसेना विधायकों ने शिंदे को समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को भी भेज दी है। अब सवाल उठता है कि राज्य में आखिर उद्धव ठाकरे सरकार का क्या होगा? बागी एकनाथ शिंदे गुट पर कोई कार्रवाई होगी या फिर सरकार गिरेगी? अब आपको बताते हैं कि दल बदल कानून क्या होता है। अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना के 2/3 यानी 37 विधायकों को बीजेपी की सदस्यता दिलवाते हैं, तो दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उद्धव सरकार बहुमत खो देगी और महाअघाड़ी सरकार गिर जाएगी।
इन हालातों में स्पीकर की भूमिका क्या होगी वो भी आपको बताते हैं, तो सुनिए। महाराष्ट्र विधानसभा में अभी स्पीकर नहीं है। ऐसे में डेप्यूटी स्पीकर नरहरी जिरवाल की भूमिका बड़ी हो जाएगी। जिरवाल ने कहा भी था कि वो विधायकों के हस्ताक्षर की जांच करेंगे। डिप्टी स्पीकर के पास ये अधिकार है कि वो बागी विधायकों को अलग गुट के रूप में मान्यता दे दे, लेकिन वो ऐसा नहीं भी कर सकते। साथ ही वो विधायकों को वोटिंग के लिए योग्य या अयोग्य भी घोषित कर सकते हैं। जिरवाल एनसीपी के विधायक हैं। सवाल ये भी है कि अगर डिप्टी स्पीकर बागी गुट को मान्यता नहीं देते तब क्या होगा? तो इस स्थिति में तो मामला अदालत तक जाएगा। एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ अदालत जा सकते हैं। आज तक ब्यूरो। अब अन्य खबरों का रुख करते हैं, आपको दिखाते हैं गुजरात दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है और इस फैसले के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। गुजरात में 2002 में हुए दंगों के मामले में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को एसआईटी की क्लीन चिट को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने यह अर्जी 2018 में दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सीटी रवि कुमार की पीठ ने 9 दिसंबर 2021 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसमें दंगों के मामलों की जांच कर रहे एसआईटी की ओर से दायर क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी गई थी, जिसमें 64 लोगों को क्लीन चिट दी गई है। दोष मुक्त व्यक्तियों में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। जाकिया के पति की गुलबर्गा सोसाइटी में दंगों के दौरान मृत्यु हो गई थी। उन्होंने दंगों के पीछे की बड़ी साजिश होने का दावा किया और 2006 में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के मामलों की निगरानी के दौरान 2011 में एसआईटी को आरोपों की जांच करने के निर्देश दिया। फरवरी 2012 में एसआईटी ने शिकायत पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने निचली अदालत में अर्जी देकर क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी, जिसे खारिज कर दिया गया है और किसी और ने नहीं, अब तो देश की सर्वोच्च अदालत ने इसे खारिज कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ आज तक पर लाइव जुड़ रहे हैं। एक लंबा मामला 2002 से, जो कि मामला कानूनी भी था लेकिन एक सियासी हथियार भी बना उन लोगों के हाथों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करना चाहते थे। लेकिन आज सर्वोच्च अदालत ने जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया है। रविशंकर प्रसाद जी, क्या कहेंगे? देखिए, पहले आप एक बात समझिए, दंगे कहीं भी वो दुर्भाग्यपूर्ण है, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इन लोगों का अर्थ दंगों के तरीके से फैसले हो इसमें नहीं था। इनका उद्देश्य था नरेंद्र मोदी को टारगेट करना, वैमनस्य, पूर्वाग्रह से। आप याद करिए, 60 मीडिया ट्रायल, एनजीओज की ट्रायल, बाकी ट्रायल, एसआईटी ट्रायल मोदी जी के खिलाफ चली। 12 साल थे मुख्यमंत्री तब और 9 साल देश के प्रधानमंत्री रहे तब। अब आप इस बात को समझिए, जानना बहुत जरूरी है कि 11 में सुप्रीम कोर्ट के एसआईटी में कौन लोग थे? राघवन, फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा 9 सेंसिटिव केस में एक भी गुजरात का सर्विंग रिटायर्ड अफसर नहीं होगा। उन्होंने, अंजना जी, 9 घंटे मोदी जी को समन करके इंट्रोगेट किया और मोदी जी ने एक भी भाजपा के कार्यकर्ताओं से न हल्ला करवाया न जुलूस निकलवाया। आज एक सज्जन जो राहुल गांधी है, उनका इंट्रोगेशन चल रहा है तो देश में सारे मुख्यमंत्री कांग्रेस के धरना दे रहे हैं, यह भी जानना जरूरी है। फिर लोअर कोर्ट ने प्रोटेस्ट पिटीशन रिजेक्ट किया, फिर गुजरात हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट किया, जो आज हुआ है। और 2011 में पहले ही एसआईटी के उन्होंने एक्सेप्ट किया था, लेकिन कहा ठीक है, अगर आपको इस पर आपत्ति है तो आप प्रोटेस्ट पिटीशन दायर कर सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? जानबूझकर कुछ ऐसे पदाधिकारी थे जो गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर रहे थे। कुछ लोगों का उद्देश्य था टू कीप द पॉट बॉइलिंग। ये क्या मतलब है इसका? और यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि गोधरा कांड में कोच नंबर S6 में आग लगी, बहुत से कार सेवक मारे गए, उसके बाद राइट हुआ। लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे तो एक उन्होंने रिटायर्ड जज उमेश बनर्जी का एक कमेटी बनाई थी 2005 में बिहार के चुनाव को प्रभावित करने, क्योंकि बिहार की राजनीति को आप भी समझती है, याद करिए। उन्होंने क्या कहा था? कार सेवकों पर हमला नहीं हुआ था, अंदर से आग लग गई थी। क्या मतलब है इसका?
मोदी जी को 9-10 साल अमेरिका का वीसा नहीं मिलने दिया इन लोगों ने, दुनिया भर में कैंपेन किया। और आज मैं अपने नेता प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान करते, क्योंकि मैं भी इसमें सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामलों में वकील रहा हूं। और देखिए, आप एक बात का ध्यान रखिए अंजना ओम जी, पहले गुजरात के दंगे, उससे बरी हुए तो उसको भी आपने बहुत फॉलो किया था, याद है ना आपको? वो दूसरा कांड तो एक महिला मारी गई थी, आतंकवादी थी, बाद में उसके खिलाफ वो क्या चला, उससे फ्री हुए तो फिर वो स्नूप कांड की कार्रवाई। ये पूरे कांग्रेस की सरकार, लेफ्टिस्ट लॉबी का एक ही उद्देश्य था, नरेंद्र मोदी जी को किसी प्रकार से रोकना है। और आज याद करिए 2001 से आज 2022, लेकिन हमारे नेता भारत के प्रधानमंत्री ने संयम रखा, कानून का पालन किया, वो कानून से भी जीते और जनता की अदालत में भी जीते। और यह चाहे तीसरा सितलवाद हो या बाकी उनके साथी हो या एनजीओज हो जो फॉरेन फंडेड हैं, जो लेफ्ट लिबरल्स हैं, वो कानून में भी हारे और उनके समर्थक यूपीए कांग्रेस के लोग जनता की अदालत में भी हारे। सियासी हथियार तो देखिए जी जानना बहुत जरूरी है, और मैं आपका और आपके चैनल का अभिनंदन। ठीक है सर, ये सियासी हथियार तो कई लोगों के हाथ में बना, लेकिन गुलबर्गा, बिल्कुल गुलबर्गा सोसाइटी की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और जो आफ्टरमाथ हमने देखा था उस कोच के जलने के बाद जिसे जलाया गया था, आरोप है। अब जाकिया जाफरी, एहसान जाफरी की पत्नी ने ये याचिका दायर की थी। सियासी हथियार ये कई लोगों के लिए बना रहा, लेकिन जो कुछ गुलबर्गा सोसाइटी में हुआ था या जो उनकी याचिका थी वो उसके खिलाफ थी। ये उनके लिए एक अलग इंसाफ की लड़ाई थी। आपने बहुत सही कहा, दंगे कहीं भी हो, न्याय मिलना चाहिए। क्या कांग्रेस की सरकार में गुजरात में, अहमदाबाद में 25-30 दंगे नहीं हुए हैं क्या? दंगे यूपी में नहीं होते हैं क्या? दंगे बंगाल में नहीं होते हैं क्या? अभी आपने देखा ना, दंगे गलत हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन गुजरात के दंगों का स्वरूप दंगा के पीड़ित लोगों को न्याय दिलाना नहीं था अंजना ओम कश्यप जी। इसका एकमात्र उद्देश्य था, ये न के न प्रकारे नरेंद्र मोदी को फंसाओ, वेंजियंस से, पूर्वाग्रह से, राजनीतिक दुश्मनागत से। और आज उसका संकेत कोर्ट ने भी निर्णय में दिया है कि कुछ लोग का एक उद्देश्य था, कीप द कैट एंड द पॉट बॉइलिंग। हाँ, जो लोग कानून का दुरुपयोग करते हैं उनको कटघरे में खड़ा करना होगा, ये कोर्ट ने कहा है रविशंकर जी। उन्हें कटघरे में कौन खड़ा करेगा, क्योंकि ये सच्चाई है। जी आपने ना ठीक नहीं, आपने सही कहा, उस बारे में एक सम्यक विचार करना पड़ेगा। आप कोर्ट की फाइंडिंग है, आपने सही कहा। मेरे पास भी वो जजमेंट पूरा है, मैं पटना में हूं, लेकिन मैंने भी इसके प्रमुख मुद्दों को पढ़ा है। लेकिन आज देश के सामने ये बताना बहुत जरूरी है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री थी अंजना ओम कश्यप, कॉटेज इंडस्ट्री, मीडिया में, एनजीओ में, इंटरनेशनल बॉडीज में, संपादकों में, वामपंथियों में, लिबरल्स में, खान मार्केट गैंग्स में, और क्षमा करिएगा इसमें कुछ आपके ब्यूरोक्रेट्स भी बुरी तरह से शामिल थे, उनके पेट्रन शामिल थे। और ये भी बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, कुछ जजेस ने आरंभिक टिप्पणी जो की थी, आज मैं आपसे एक बात कहूं अंजना जी, ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि देश के सामने क्लैरिटी आनी चाहिए। एसआईटी ने पूरा इन्वेस्टिगेट करके 9 घंटे मोदी जी को इंट्रोगेट करके सुप्रीम कोर्ट की निगरानी ने कहा कि मोदी जी के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश ने बिना किसी एविडेंस से कैसे कह दिया कि व्हेन रोम वाज बर्निंग नीरो वाज स्लीपिंग। वो 25 पेज का फैसला है। आज के दिन बड़ी विनम्रता से मैं उस पर भी टिप्पणी करना चाहूंगा, क्योंकि एक पूरी लॉबी लग गई थी, एक कॉटेज इंडस्ट्री बन गई थी कि बस नरेंद्र मोदी को रोको, नरेंद्र मोदी को रोको, ये न कहने प्रकार है। और आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां उस बात को एक प्रकार से बहुत प्रामाणिकता से स्पष्ट भी कर रही हैं। आखिरी जिस पर बस 2 लाइन का कमेंट आपसे चाहती हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे राजनीतिक सफर को आज देखें तो ये एक ऐसा मकाम है जो शायद अंदर कहीं ना कहीं एक शीतलता देगा, क्योंकि लंबे वक्त से ये उबाल, तरह तरह के छींटे, इसी मुद्दे को बार बार उछाला जाता था। आज सर्वोच्च अदालत ने कह दिया है, सबका मुंह सिल दिया है।
नहीं, लेकिन जो पूर्वाग्रह से करते हैं वो कहां से चुप रहेंगे, यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं बस एक लाइन बोलूंगा, क्या प्रचार था, 4 दिन तक आर्मी को नहीं आने दिया। ये नहीं बताए कि आर्मी 1 मार्च को आई और राइट 28 फरवरी को हुआ था, और फरवरी के ठीक 28 अंतिम दिन होता है। ये कोई प्रचार था। याद होगा बहुत से अखबारों में मोदी मीटर चलता था। अन्ना जी आप तो अनुभवी पत्रकार है, जानती होंगी आप, ये सब देखा है। लेकिन शीतलता ये है कि झूठ के पांव कमजोर होते हैं और सच्चाई को कोई रोक नहीं सकता है, ये मैं कहना चाहता हूं। चाहे वक्त जितना भी लगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री, जिन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सुप्रीम कोर्ट से आज क्लीन चिट मिली है उस पर आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि जो लोग हथियार बना रहे थे गुजरात के दंगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से करारा झटका लगा है और संदेश भी मिला है।